क्रैश कोर्स जो है हमारा एमएसटी सीईटी का, जिसका एग्जाम है अप्रैल में, तो उसकी क्लास हम लोगों ने आज से स्टार्ट की है। तो जो लोग भी हैं वो लोग देख लो। पहले मैं एक बार लिंक आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। तो आज हम लोग, पहले मैं आप लोगों को जो आइडिया है वो दे देती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। कुछ जो चैप्टर्स हैं वो हमको, जैसे 11th में सिर्फ 4 चैप्टर्स आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी के हिसाब से देखेंगे। हम्म, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। पहले पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से जो है हम लोग जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो, चैप्टर्स की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो चैप्टर्स 11th में हमारे ओनली 20% ही कोर्स आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को करना पड़ेगा ओनली 20%। का मतलब ये हो गया कि 11th के कोर्स में, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, 11th का अपना आएगा 20%। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वैसे आप लोग को पता है लेकिन थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। तो देखो, पहला जो चैप्टर है वो अपन, एक तो आएगा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, उसमें अपन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की केमिस्ट्री और बायो का मिक्सर रहेगा, मिक्सिंग रहेगी। और सेकंड, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आएगा अपने, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देन अपने आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन किसमें? इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स में जो ये आएंगे, आएगा एक्सक्रिएशन का प्रोसेस। नेक्स्ट जो लास्ट आएगा अपना 11th में से, वो अपना आएगा बायोमोलिक्यूल रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स एंड लास्ट अपना आएगा, देखो ये जो दो हैं ये तो आगे बॉटनी की, एक्सप्रेशन ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स आ गया। और अपना एक और भी एक कोई है मिस, हाँ, ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है वो आप लोगों के आने वाला है। ठीक है, जो कि आपकी शायद उसमें भी नहीं है, बट इसमें आएगा सीटी में। तो हम लोगों को ये पोर्शन कवर करना है 4 सीट, और ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये इतने लेंथी नहीं है। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज इसमें से प्लांट रेस्पिरेशन। तो आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। जस्ट सेकेंड। स्क्रीन्स में जो मैं शेयर कर रही हूँ वो आप लोग देख लीजिए एक बार। दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, तो इसमें देखो, हम लोग को आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हम जल्दी से
फटाफट फटाफट रिवीजन करेंगे। तो इसलिए हम वीडियो लेक्चर्स आज नहीं देख पाएंगे, हम ओनली वीडियोस नहीं देखेंगे इसकी, जो भी हमारा थ्योरी पार्ट है वो हमें करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और टारगेट मेरा ये है कि अराउंड 15 डेज हम लोग इसका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 21 को आप लोग के एग्जाम है, 21 अप्रैल। ठीक है, तो इससे पहले मैं चाह रही हूँ ताकि फिर जो डाउट वगैरह होंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो पहला जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें कुछ साइकिल्स आएंगी, डायग्राम्स आएंगे, उस पे ही बेस्ड जो है हमारा, और कुछ रिएक्शंस आ सकती हैं, उसी पे बेस्ड हमारा पूरा ही रहेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें देखो, सबसे पहले जो चीज आती है, रेस्पिरेशन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? तो respiration is a process in which ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन होना है। अब इतना तो हमको, देखो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात हम लोग करते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, वो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई रिएक्शन होती है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यानी कि हमें ये तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन में क्या यूज होने वाला है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब हम करते हैं तो हमें उससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये जो साइड है यहाँ पर होता है रिएक्टेंट। अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो रिएक्टेंट को ही हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये रिएक्ट करेगा 6 ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O एंड ATP, यानी कि एनर्जी इसमें क्या हो रही है, रिलीज। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन और कार्बन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स अगर टूटेंगे तो क्या किसके टूट सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो। तो सेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, यानी कि रिएक्शन जिसकी भी आपको टफ नजर आए आप समझ जाओ कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देगा। सिंपल है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी सिंथेसिस जो है उसमें एनर्जी जब रिलीज होगी तो उसी को हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन। छोटी क्लासेस में भी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जो रेस्पिरेशन है ये प्लांट में भी होता है और हमारे जो सेल्स हैं उसमें भी ये वाला रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो रिएक्शंस, जो साइकिल्स हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो प्लांट्स में तो होंगी ही, साथ ही साथ वो एनिमल सेल में भी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट सेल, इसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं उसमें हम लोग सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अल्टीमेट सोर्स क्या है फूड का। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आप फोटोसिंथेसिस की रेट को देखोगे, उसकी रिएक्शन को देखोगे, तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में आप लोगों को नजर आएगा ये पूरी रिएक्शन, बस एरो इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो रिवर्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस का। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अल्टीमेट सोर्स फूड का हमें पता है प्लांट में कौन है, फोटोसिंथेसिस। यानी हम लोग भी किस पे डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है, क्योंकि जब तक प्लांट खाना नहीं बनाएगा हमको खाना नहीं मिलेगा। और जो बात करते हैं हम लाइक रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक डाउन होगा, दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी, कैटाबोलिज्म, कैट ब्रेक रेट, याद करवाया था। तो कैटाबोलिज्म की रिएक्शन कौन सी वाली है, अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी है, कैटाबोलिज्म। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वो एनाबोलिज्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैटा है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से कौन बन रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल्स, एटीपी रिलीज होगा। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज की, देखो अगर हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में समझें तो हमको क्या नजर आएगा, ये वाला डायग्राम देख लो।
इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है? सर सुनना कर देती हूँ। अब देखो इस डायग्राम में हमको क्या नजर आ रहा है, सबसे फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, लाइट से। यानी सनलाइट हमको चाहिए। रेस्पिरेशन में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है सनलाइट, वो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, जो सनलाइट है वो कौन ले रहा है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट लेके क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के बाद एटीपी बनता है। एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया अगेन वो सारी की सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं, ये क्या है, रेस्पिरेशन, यानी कि रिवर्सिबल होने वाला है। तो जैसे ही रेस्पिरेशन में रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी कि क्या होगा, कि जो उसने फूड बनाया था, यानी कि C6H12O6, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 + H2O + ATP। अब इसमें देखो ऑक्सीजन यूज में आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक रिएक्शन है। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, इसमें बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे साइकिल्स पे। उसको हम लोगों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम बात करेंगे कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कौन से कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि क्या है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का। यानी कि C6H12 के साथ अगर मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, C6H12O6 के साथ मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यानी क्या हो रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। दैट मीन्स सबस्ट्रेट, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट वाला पोर्शन है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसी को हमने क्या बोला है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। यानी सिर्फ कार्बन डाई सॉरी कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का ही नहीं होगा इसके साथ में, और ग्लूकोज की जगह पर कौन यूज में आ सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है। प्रोटीन को यूज में ले सकता है वो, और फैट को यूज में ले सकता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स को भी वो यूज में ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना, यानी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो भी एनर्जी हमने देखा रिएक्शन में क्या हो रहा था, एनर्जी का रिलीज हो रहा था, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल उसमें रिलीज हो रही है। तो अगर वो रिलीज होते हैं और यूज नहीं होते हैं डायरेक्टली, तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एटीपी रिलीज हो रहा है, यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी इस तरह से एक लकड़ी मान लो, ठीक है, और इस लकड़ी को हमने बीच में से ब्रेक कर दिया, बीच में से तोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने बीच में से तोड़ा, तो मैंने आप लोगों को इस तरह से याद कराया था कि एनर्जी को रिलीज और एक्सेप्ट कैसे याद करना है, ब्रेक करते से ही, जैसे हम लकड़ी को तोड़ते हैं उसमें से धुआं धुआं सा निकलता है, यानी ऐसे याद रखो कि कोई बॉन्ड ब्रेक होगा यानी उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। और अगर हम उसको जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो एनर्जी की हमें ताकत लगानी पड़ती है, किसी भी चीज को जोड़ोगे ताकत लगानी पड़ेगी, यानी क्या हो रहा है, एनर्जी उसमें यूज हो रही है। ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है, एनर्जी किसको कहा है हमने, एटीपी को एनर्जी कहा है, दोनों जगह पे ही ये हम समझ लेंगे। अब देखो एटीपी जो है उसका एक नाम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एनर्जी करेंसी किसका नाम है, किसे कहते हैं, तो आप क्या टिक करोगे, एटीपी। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर होता है, आप समझ लेना, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन, दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन एक नहीं होता है। मैं यहाँ ब्रीथिंग बता देती हूँ। ब्रीदिंग का मतलब होता है, और यहाँ पे है अपना रेस्पिरेशन। तो देखो ब्रीथिंग जो है, ब्रीदिंग में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, अपना ब्रीदिंग है। और अगर रेस्पिरेशन की बात करूं तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, यानी सारी ही गैसेस, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही अगर स्टोमेटा भी ओपन होंगे तो क्या होगा, सारी ही टाइप की गैसेस जाएंगी। लेकिन जब
ओनली अगर बात करते हैं ऑक्सीजन, यानी सेल के अंदर किसका एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। क्लियर है। अब जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू होगा हमारे, यानी ह्यूमन में कैसे होता है, नोज के थ्रू, लेकिन इनमें होगा स्टोमेटा एंड लेंटिकल। स्टोमेटा हमको पता ही है, लीव में छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं स्टोमेटा, जो हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह से। स्टोमेटास होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं, एक्सेसरी सेल्स होते हैं इनके आसपास, जो कि इस पोर को, स्टोमेटल पोर को क्या करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं, ताकि यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। लेंटिकल्स मैंने आप लोग बताया था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एप्पल, एप्पल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखना एप्पल पे जो है ऐसे छोटे छोटे से डॉटेड डॉटेड ब्राउन कलर के होते हैं, वो ही लेंटिकल्स हैं। या फिर किसी पेड़ पे जाके देख लेना, मतलब पेड़ पे चढ़ना मत, पर उसके पास भी जाके आप देखोगे तो वहां पे भी आपको ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखेंगे, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, लेंटिकल्स। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स का पार्ट। अब अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्यों प्लांट्स जो हैं उनमें स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें गैस ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड होगा। ठीक है, हम लोग बहुत सारी गैसेस लेते हैं नोस्ट्रिल के थ्रू, लेकिन उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो बहुत कम होगा, और गैस एक्सचेंज जो है वो कम क्वांटिटी में होता है एनिमल के कंपैरिजन में। और हम कह सकते हैं कि जो लीव्स हैं उनमें मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस के दौरान हो जाए। तो इस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है विद इन सेल, यानी सेल के अंदर ही क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे सामने आता है, वाई प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इसके ही बारे में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो क्या होगा, कैसे हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि ज्यादातर जो लिविंग सेल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर किसी भी प्लांट को देखोगे तो सभी क्या है, ओपन सिस्टम है, वहां पे वो पूरा का पूरा क्या है, ओपन सिस्टम है, यानी हर पार्ट जो है वो प्लांट एयर के कांटेक्ट में। लेकिन हमारे अंदर कैसा है, ह्यूमन में जो इंटरनल है वो अंदर है, तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं, ओनली हमारी स्किन का सरफेस और हेयर्स और नेल्स, यही चीजें क्या है हमारे एयर के कांटेक्ट में। तो इसलिए ज्यादातर चीजें पार्ट जो है इसके प्लांट के एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। और हमारे जो इनर, जो हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन तक कैसे ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी, और वो ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने का सिस्टम क्या है, लंग्स है। इसलिए हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत प्लांट्स की है। क्लियर है। तो लिविंग सेल में जो है वो एक थिन लेयर होती है बीनेथ के उसके बार्क जो होता है, यानी उसकी छाल के नीचे इस तरह से एक लेयर होती है, उसमें छोटे छोटे डॉटेड पार्टिकल होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, इन्हीं को बोलते हैं लेंट। लीव्स हो, स्टेम हो या रूट हो या पेरेन्काइमा सेल, वो सभी लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर्स को जब जब आप जूम करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये लूजली अरेंज्ड है। लूजली अरेंज होने का ये फायदा है कि एयर जो है उसका एक्सचेंज में इजीली हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि किस तरह से जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वर्क करेंगे। बात करते हैं रिएक्शन की, ये जो है हम बार बार पढ़ते आए हैं, और ये इसीलिए बार बार आती है क्योंकि हमको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई तो रेस्पिरेशन बेकार है। यानी ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये पूरी रिएक्शन है जो हमको अच्छे से याद करनी है। अब इसमें एक टर्म मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कैटाबॉलिज्म भी है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑफ ग्लूकोज। और एक चीज है कंबस्चन भी हो रहा है। देखो कंबस्चन का मतलब क्या हुआ है, होता है बर्निंग, और बर्निंग में किसी चीज को जलाने में किसका योग, ऑक्सीजन चाहिए। तो जहां भी रहेगा दैट मीन्स वो क्या है, कंबस्चन रिएक्शन है। तो इसलिए अगर हम लोग बोलते हैं तो इसमें कंप्लीट कंबस्चन हो जाता है ग्लूकोज का, इसीलिए हमने इसको बोला है
एनर्जी जो है वो यूटिलाइज, हम इसको उल्टा होगा तो एनर्जी यूज में आएगी, और अगर ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये बात मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने एक बार बेसिकली समझ ली, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा इस वाले टॉपिक में से। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी है वो जो रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म फॉर्म में रिलीज होती है। हमको लगता है कि वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, नहीं, वो अलग अलग फॉर्म में रिलीज होते हैं। यानी कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज होगी और कुछ अलग अलग सेवरल स्मॉल स्टेप्स की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, यानी थोड़ी एनर्जी इधर, एटीपी इधर चला गया। जब हम लोग पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे तब आप देखना, फिर कोई सब्सटेंस बन गया, फिर एटीपी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, फिर कुछ सब्सटेंस बन गया। इस तरह से टुकड़ों में एनर्जी रिलीज होती, अचानक से एनर्जी रिलीज नहीं होती। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो है वो अगर यूटिलाइज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होगी। अब ये सब कहाँ पे जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं एनवायरमेंट। ठीक है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एनारोबिक कंडीशन होती है। एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो एनारोबिक है। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को 11 और ऑब्लिगेट, तो दो टर्म हमारे सामने आती है, फैकल्टेटिव और दूसरी आती है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, जरूरी है। ठीक है। और फैकल्टेटिव टर्म जिसके भी बीच में लग जाए, सामने लग जाएगी, मतलब नॉट कंपलसरी, एनसी। तो अगर मैंने बोला फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि वो कैसे एनारोब है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो ग्रो करेंगे। बेसिकली प्रायोरिटी वही होगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि कंपलसरी, यानी अगर एनारोब ऐसे, ऑब्लिगेट एनारोब की बात अगर मैं करूँ, यानी कि वो जो एनारोब है वो कैसे होंगे, उनमें ऑक्सीजन जरा सी भी नहीं आनी चाहिए। जरा सी भी ऑक्सीजन उनको मिल गई दैट मीन्स वो डाई हो जाएंगे, यानी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, फैकल्टेटिव में, ऑब्लिगेट में। ये टर्म्स को जब आप लोग पकड़ना सीख जाओगे आप लोग इजीली समझ पाओगे कि किस तरह से होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है आराम से आप लोग टिक करोगे, इजीली सॉल्व होगा। ग्लाइकोलाइसिस का एक नाम और है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे का एक नाम और है एम्बेडेन मेयरहोफ, मेयरहोफ पार्नास पाथवे। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो तो आप लोग कंसिडर कीजिएगा। और एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नास पाथवे इसका नाम है, और इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे। ठीक है। इस तरह से अगर तीनों में से कोई भी नाम आ जाता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही चीज है। अब इसमें देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पायरुवेट। उसी को नाम दे दिया हमने ग्लाइकोलाइसिस। अब बीच बीच में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बन जाएगा, बीच बीच में बहुत सारी स्टेप्स आएंगी वो हम देखेंगे। पर ये इसका है डेफिनेशन की, पार्शियल ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये कहाँ पे रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन किस में होगी, साइटोप्लाज्म में। यानी लिविंग बींग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम लोग भी हैं जैसे, तो हम लोगों के भी साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होगी। तो ये मत सोचना कि सिर्फ प्लांट में हो रही है, ये एनिमल्स में भी होगी, प्लांट हो या एनिमल हो। क्लियर है। कहाँ होगी ये रिएक्शन, साइटोप्लाज्म, हमारे अंदर नहीं होता, क्या होता है ना, तो फिर साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। इसमें देखो पूरी रिएक्शन बताएगी, फिर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल या लैक्टेट में, कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एनारोबिक कंडीशन में। यानी एनारोबिक कंडीशन में यहाँ से ये लेके यहाँ तक प्रोसेस पूरा होगा। क्लियर है। उसके बाद एक डायरेक्शन ये है, दूसरा पायरुवेट बना सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, जो कि जाएगा फिर क्रेब्स साइकिल। ठीक है। इसको एक बार में डिलीट करके दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ, ये आगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को और मोर क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। देख लो, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने बनाया पायरुवेट,
अब जो पायरुवेट बनेगा, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये दोनों रिएक्शन में हो सकती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। यानी पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल करने। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो पायरुवेट कहाँ जाएगा? वो या तो इथेनॉल बनाएगा या वो बनाएगा लैक्टेट। लैक्टेट का ही दूसरा नाम है बच्चों लैक्टिक एसिड। लैक्टेट की जगह लैक्टिक एसिड आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एट हटा के इक एसिड लगा देंगे, तो इसीलिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बनाया, एट इजिकल्स टू इक एसिड। पूरी रिएक्शन में काम आने वाला है, इसको याद कर लो। जहां एट लगेगा वहां हटा के इक एसिड भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी टर्म दे सकते हैं। क्लियर है? अब इनके पूरे नाम भी, वैसे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा, अगर पूरे नाम याद नहीं भी होते हैं तो। एम्बेडेन, मेयरहोफ, पार्नस। पूरा नाम दिया हो तो गस्टव एम्बेडेन, ऑटोमेयर एंड जे पार्नस। इसलिए इनका एक एक लेटर ले लिया, ईएमपी पाथवे हमने इसका नाम दे दिया। इन एनारोब्स में ये ओनली रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस करेगा। इन एनारोबिक कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी, उसमें इथेनॉल और क्या बनाएगा ये, पायरुविक, सॉरी पायरुविक एसिड से इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई? हम लोग तो बोल रहे हैं ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज आ कहाँ से रहा है? ग्लूकोज आ रहा है सुक्रोज से। सुक्रोज क्या है हमारा? सुक्रोज है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है। तो जो भी शुगर है वो अगर दो यूनिट मैंने जोड़ दी, वन शुगर टू, अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया बन गया डाइसेकेराइड। ये जो डाइसेकेराइड है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज को तोड़ना है तो जैसे बनेगा वैसे ही टूटेगा। तो सुक्रोज इन्वर्टेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है हमारा सुक्रोज। या फिर कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर होगा तो किस फॉर्म में होगा? वो सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर। ठीक है, उसको तोड़ना पड़ेगा हमें अगर ग्लाइकोलाइसिस करवानी है। ग्लूकोज जो है वो आ, कहाँ चला जाएगा हमारा ग्लूकोज? ग्लाइकोलाइसिस में काम आ जाएगा। क्लियर है? दो मोनोसेकेराइड मिलके डाइसेकेराइड बनाएंगे, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनो म्हणजे वन, तो इसीलिए मोनोसेकेराइड है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे आगे की। तो आगे की रिएक्शन बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगी। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर ही बना देते हैं ग्लूकोज। क्या बनाएगा ग्लूकोज हमारा? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। सिक्स फॉस्फेट। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट क्या बनाएगा? फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट। फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट क्या बनाएगा? फ्रुक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट। फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये मेन चार रिएक्शंस हैं, जो कि कैसी हैं? ये चारों रिएक्शंस जो हैं इनको बोलते हैं हम जो स्टार्टिंग की स्टेप्स होती है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि ये भी सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी सिक्स कार्बन का है, ये भी सिक्स कार्बन का है, और ये भी सिक्स कार्बन का है। यानी कि यहाँ तक सारे के सारे कैसे कार्बन यूज में आएंगे? अपने सिक्स कार्बन ही यूज में आएंगे। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, इसमें कई जगह पर एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। तो पहले हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं, ताकि फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पहला एंजाइम हमने कौन सा पढ़ा था? इन्वर्टेज, जो कि सुक्रोज से क्या बना रहा था? ग्लूकोज बना रहा था। सुक्रोज से बना रहा था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज उधर गया, ग्लूकोज इधर आया। नेक्स्ट वाला इसमें जो एंजाइम था वो था इन्वर्टेज। ये दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना ही है। और दूसरा, सिक्स कार्बन पे सिक्स कार्बन ही बना रहा है, ओनली सिक्स फॉस्फेट, यानी छठे
कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं हेक्सोकाइनेज। 6 वाले पे जोड़ रहा है इसलिए हेक्सोकाइनेज। काइनेज जो है उसका काम होता है, काइनेज क्या करेगा हमेशा, जब भी काइनेज वर्ड का नाम आएगा वो फॉस्फेट से रिलेटेड होगा, या तो जोड़ेगा या तो वो निकाल देगा वहां से। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये 4 रिएक्शंस आपने देख ली, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, आगे जाएंगे। देखो डायग्राम में आप लोगों को इजीली दिख रहा है, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलाइसिस कितना स्टेप की रिएक्शन है। आप बोलोगे 10 स्टेप्स की, आप काउंट कर लेना, ये 10 स्टेप्स होंगे अपने पूरे। तो पहला कौन है अपना, पहला है अपना ग्लूकोज, जो कि है 6 कार्बन का। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, अगेन 6 कार्बन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, अगेन 6 कार्बन, फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट बना, अगेन 6 कार्बन। यहाँ पे स्टार्टिंग में और यहाँ पर लास्ट वाली में एटीपी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, यानी कि एटीपी टूट रहा है, बोल सकते हैं अपन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है, एडीपी। एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बनता है, ये याद रखना, कई बार वहां पे आ जाएगा एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी, एटीपी ब्रेक डाउन होगा and ATP will be converted into ADP plus inorganic phosphate, that is our PN। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये इजीली आप लोगों को ये चैप्टर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को रिएक्शंस की ये याद रखनी है स्टेप्स, और वो भी इजीली मैं याद करूंगी। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, ये ब्रेक डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल्स में। अब देखो 6 कार्बन का बीच में से तोड़ रहे हैं तो कितने कार्बन बच गए, 3 कार्बन। ये 2 मॉलिक्यूल था, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल था, तो इसको अपन बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6, 3 कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। ये पीजीएल जो है, ये पीजीएल कन्वर्ट हो सकता है डीएचएपी में, यानी कि फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट से पीजीएल बनेगा और डीएचएपी, दो चीज बनेगी। ये दोनों इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जैसे पीजीएल की कमी आएगी, डीएचएपी वापस पीजीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपनी जो साइकिल है उसमें रुकावट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट जो है इसमें, जो नेक्स्ट स्टेप आती है पीजीएल, यानी कि पागल, ऐसे याद करने का तरीका है। पागल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीपीजीए में, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का है, ठीक है। और यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यहाँ पे एनएडीएच फॉर्म होगा। क्लियर है। यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है एटीपी, यानी टूटेगा ओनली स्टार्टिंग वाली स्टेप में, लेकिन बाद वाली स्टेप्स में वो हमेशा कंस्ट्रक्ट होगा, टूटेगा नहीं। क्लियर है। उसके बाद ये वाला जो 3 पीजीए है, ये बन जाएगा पीजीए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो पीजीए है, देखो रिएक्शन में अपन देखते हैं आगे, ये जो पीजीए है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा पीईटी, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्लियर है। ये देखो, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, कई बार मान लो पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कई बार सिली क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते हैं, उसमें मिस्टेक्स हो जाती है। अब ये पीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, पायरुवेट। क्लियर है। सबसे पहले क्या था, सुक्रोज। सुक्रोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ओनली इसमें रिंग स्ट्रक्चर में अंतर होता है, इसमें 5 कार्बन रिंग होती है और इसमें 6 कार्बन रिंग होती है। तो ये जो फ्रुक्टोज है, इस ये भी अल्टीमेटली ग्लूकोज कम होने पे, खत्म होने पे इस पे कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए हमने बोला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल बने ग्लूकोज के। अब ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अभी यहाँ तक तो था। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था, एटीपी ब्रेक होगा, यानी एटीपी इधर आएगा, एडीपी यहाँ आएगा।
और लास्ट वाली में भी एटीपी जो है वो ब्रेक। इसके बाद ये वाली रिएक्शन है, ये कहाँ पर आ जाएगी, ये बनाएगी पागल, ये हमको क्या बनाएगी, पागल बनाएगी। उसके बाद डीएचएपी, डीएचएपी जो है वो अल्टीमेटली पागल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पागल है, मैं बाकी की रिएक्शन उधर लाऊंगी, ये जो पागल है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीजीए में। ठीक है, तो ये वाला जो पीजीएल है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली हमारा, एक मिनट, और ये स्टार्ट हो गया है, बीच में गड़बड़ हो गई है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे ही समझाना आप लोगों को पड़ेगा। जस्ट मिनट, इसमें प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट जो है मैं दोबारा आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, नो इश्यूज, हो जाती है कभी कभी। ठीक है, चलो, अभी क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा बीच में ही छूट गया है, कोई बात नहीं। दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम बना रहे थे ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, जल्दी जल्दी करेंगे। फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में कनेक्ट हो गया था, एक तो उसने हमने पागल बनाया था पीजीएल, और दूसरा इसने हमें बनाया था डीएचएपी। ठीक है, ये दोनों इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद पीजीएल जो है ये बीपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, बीपीजीए में, बीपीजीए जो है वो पीजीए में कन्वर्ट होगा, पीजीए कन्वर्ट हो जाएगा, इधर बना देती हूँ, पीजीए कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा पेप में, पेप्सी पिलाएगा, उसके बाद बनाएगा पाइरुवेट। तो ये वाली दोनों तो आप लोगों को याद रह जाएंगी, शुरू वाली भी याद रह जाएंगी, गड़बड़ यहाँ तक तो याद रह जाएगा, पागल बनाया, पागल बनाने के बाद बीपीजे आएगा, बीपीजे पीजे भी आप लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉस्फो ग्लिसरेट बनेगा एंड फॉस्फोग्लिसरेट, बस ये तीन आप लोगों को याद रखना, बीपीजे पीजे फॉस्फोग्लिसरेट, पैप और पायरुवेट आपको इजी याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये 10 स्टेप है टोटल अपने, और ये 10 स्टेप्स आप लोगों को याद रखनी है जो कि इजीली आपको समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे थे एटीपी मॉलिक्यूल की, तो देखो एटीपी मॉलिक्यूल एक तो यहाँ पे ब्रेक डाउन, दो तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो एटीपी का क्या हो रहा है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि ये अभी कैसा है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी हम एक का करके पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम डबल करेंगे। अब जो एक है वो दो में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जैसे हम तोड़ेंगे उसको तो वो दो फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टू मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे आगे। अब यहाँ पर ये याद रखो कि जैसे ही पागल वाली जो स्टेप आई वहां पर NADH कन्वर्ट होगा, NADH, सॉरी, NADN आयन जो है वो बनाएगा NADH प्लस H प्लस में, देन यहाँ पर ATP फॉर्म होगा बीपीजी में। ठीक है, तो डायरेक्ट ये जो दो रिएक्शंस हैं ये आप लोगों को विजुलाइज करनी पड़ेंगी, जैसे आप आंख बंद करके विजुलाइज करोगे आपको इजीली ये प्रोसेस याद हो जाएगी। और एक एटीपी हम कहाँ बना रहे हैं, लास्ट स्टेप में, तो याद रखना जरूर, ज्यादा टेंशन की बात है ही नहीं। शुरू में जैसे ही पीजीएल आया, जैसे ही पागल आया, वैसे ही सबसे पहले तो क्या बनेगा, NADH, NADH के बाद नेक्स्ट स्टेप में बनेगा एटीपी, और उसके बाद लास्ट में बनेगा ओनली एटीपी। ठीक है, और लास्ट से पहले एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। इजिली ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो एटीपी कहाँ कहाँ यूज में आ रहा है ये आप लोगों को याद, कई बार फ्लो चार्ट आ जाता है, और फ्लो चार्ट में ये देखा है पूरा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को एकदम अच्छे से याद कर लो।
इजीली आप लोग उसको टिक कर लो। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा वो देखते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो किससे बन रहा है, पायरुविक एसिड से, या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर क्रेब्स साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया था कि पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो वो इधर चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल करेगा। ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, किसी किसी में अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और अल्कोहल ही हमारा क्या है, इथेनॉल में, क्योंकि ऑल लग जाता है मतलब वो अल्कोहल हो जाता है। पायरुविक एसिड तीन तरह से हैंडल कर किया जा सकता है। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हमने बोला है क्रैब्स साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का देख लेते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या है, किसमें ये होगा, यानी कि पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में। ये पायरुविक एसिड जो है ग्लूकोज से बना, कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बना लिया। एंजाइम कौन सा आएगा, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, यानी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो हटा रहा है अपने फॉर्मूले में से, तो डी कार्बोक्सिलेज। ये एक किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि ईस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। और हमारी मसल्स में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमारी मसल्स में होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर है। यहाँ पर देखो नेट जो प्रोडक्शन है एटीपी का वो कितना होगा, ओनली 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि चार जो है वो हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिले थे। चार कैसे हुए ये दिखाती हूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग में तो यूज में आ गए, ठीक है, वो दो तो यूज में आ गए, जो तो हमें माइनस करने पड़ेंगे। टोटल जो बीच में बन रहे थे, एक तो डीएनए, सॉरी जो था अपना एनएडीएच। एनएडीएच के बाद वाली जो स्टेप थी, यानी कि पीजीएल के टाइम पे बना था एनएडीएच, यानी पीजीए। पीजीए के टाइम पे जो हमारे एटीपी बना है, 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि कितना बना, 2 एटीपी। लास्ट रिएक्शन में पायरुविक एसिड बना था, तब 2 एटीपी बनेंगे, क्योंकि पायरुविक एसिड भी कितना है, 2 मॉलिक्यूल है। तो टोटल कितना हो गया, 2+2 = 4। तो ये 4 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, कितना बचा, 2। यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमें कितना मिलेगा, ऑक्सीजन ओनली, सॉरी एटीपी कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यीस्ट जो है वो अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल तक पहुंच जाती है रेट, तो ईस्ट जो है वो खुद को पॉइजन करके और खुद को डेथ कर, ठीक है, यानी इसकी लिमिट है 13% तक ही आनी चाहिए इसकी अल्कोहल की कंसेंट्रेशन। लैक्टिक एसिड, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, तो उससे क्या होता है कि और बैक्टीरिया में भी, कुछ जो बैक्टीरिया है उनमें भी ये बनेगा। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो, जैसे कर्ड वगैरह में देखा होगा आपने, कर्ड में कौन सी रिएक्शन होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। हमारे मसल्स में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही काम करता है। जैसे ही हम लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं, ऑक्सीजन की कमी आने से क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, इसके लिए ये सारी नेचर ने ये व्यवस्था की है। फर्मेंटेशन के ड्रॉबैक हम लोग देख लेते हैं। तो फर्मेंटेशन के ड्रॉबैक जो है वो क्या है, एक तो है एनर्जी प्रोडक्शन लिमिटेड होगा, यानी 7% से भी कम एनर्जी जो है ग्लूकोज में वो रिलीज हो पा रही है। और वो हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी के फॉर्म में बहुत कम बन पा रही है, यानी कितनी बन पा रही है, ओनली लेस देन 7%। ये हाजार्डस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें एसिड भी बन रहा है और अल्कोहल भी बन रहा है। इसलिए फर्मेंटेशन के दो ही ड्रॉबैक हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी ये पूरी साइकिल आएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम लोग कंसिडर करेंगे ईटीसी। ठीक है, तो तब तक थोड़ा सा मैं आप लोग को ब्रेक दे देती हूँ, आप लोग जाओ और थोड़ा कुछ खा पी के आ जाओ, उसके बाद हम दोबारा से अगेन हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और थोड़ा सा कुछ खा पी आइए, हम स्टार्ट